बीपीएससी वॉरियर एक नया सेगमेंट लेकर आया है एनसीईआरटी की पाठशाला। तो एनसीईआरटी की पाठशाला में हम क्लास 6 to 12 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सारी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। क्लास 6 to 12 इकोनॉमिक्स हुआ, जियोग्राफी हुआ, साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको देखने के बाद से आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा। ये आप मेन में जीएस पेपर में भी आप यहाँ से कुछ क्लू मिल जाएगा। आपका बेसिक जो लेवल होता है, बेस जो लेवल होता है, वो आप इतना देखने के बाद आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो इन टूडेज सेशन ऑफ एनसीईआरटी की पाठशाला वी विल डिस्कस साइंस ऑफ क्लास 6। ओके, तो आज हम क्लास 6 के साइंस के बारे में देखेंगे। वी ओनली कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेवेंट टू बीपीएससी सिलेबस। Irrelevant topics which are not important for BPSC or any other examination you can cover from different channels on YouTube to waste your time. दूसरे चैनल्स क्या करते हैं, जैसे क्लास 6 का कंप्लीट साइंस करके एक थंबनेल डालते हैं और वो सिलेबस जो है 3 से 4 घंटे क्या करते हैं, उसको जारी रखते हैं, वो सेशन स्टार्ट जारी रखते हैं, जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट उसमें मान लीजिए कि 30% होता है और 60% 70% जो होता है वो बेकार की चीज़ें होती हैं। और बच्चे क्या होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं खासकर, वो उसको देखते रहते हैं। हाँ, उससे क्या होता है कि उनका मतलब लेवल तो डाउन होता ही है, मतलब कहने का मतलब टाइम वेस्ट होता ही है और साथ ही साथ एनर्जी भी ख़त्म हो जाता है। तो जो आज का पहला चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, और the chapter's name is food, where does it come from. So we eat different types of recipe and these are made of different types of ingredients. We already know this. So the basic questions are asked in examination, in any other competitive examination or any PSC examination, about the production area of these ingredients. Suppose कि वीट जो है, गेहूं की जो खेती है, या चावल पैडी की जो खेती है, वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती है, या पैडी प्रोडक्शन में कौन सा भारत का स्टेट आगे है, या कोई पार्टिकुलर स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर स्टेट का पैडी प्रोडक्शन में कितना नंबर पोजीशन है, कितने नंबर स्थान है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब चलते हैं कि अपने जो हम लोग फूड जो लेते हैं, फूड मटेरियल्स जो यूज करते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो बेसिकली हमारे जो फूड होते हैं वो उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्लांट सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज एनिमल सोर्सेज। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Okay, and sometimes we take meat and eggs which comes from animal. So these are the main sources of what? Our food. Now come to know different parts of plants. Okay, so actually plants are divided into two parts. One is called root system and second one is shoot system. तो प्लांट के जो पूरे जो प्लांट है उसके दो भागों में बांटा गया है, उसके पार्ट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट comes on the root system, and root system means below the ground levels. तो पौधे का वह भाग, the part of a plant which is below the ground is called root. और ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड लेवल जो नीचे का, उसके ऊपर जो ऊपरी सतह पे जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। and flowers, fruits, stem, leaf, node, internode, bud comes under shoot system. Okay, तो ये हो गया।
अब सबसे पहले एक कन्फ्यूजन होता है कि नोड और इंटर नोड, नोड और इंटर नोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नोड और इंटर नोड को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ना होगा आगे जाके कि जो नोड होता है ना, ये देखिए ये पत्तियों से जुड़ा हुआ जो ये पोर्शन है, इसको हम नोड कहेंगे। या ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। तो इसका जो जुड़ाव होता है, जहाँ से शुरू होता है निकलता है, उसको नोड बोलते हैं। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड। ओके, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की जो दूरी है, राइट, यहाँ पे, तो उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड। ओके, क्लियर। अब नाउ what is the function of shoot system? The shoot system is the production center for a plant. It is the organ system that gives rise to stems, leaves and flowers. Therefore the shoot system is functionally responsible for food production like photosynthesis and reproductions. So these are the functions of shoot system. Now what is the function of root system? Its primary functions are encourage of plants, absorption of water and dissolved minerals and conduction of these to the stem and storage of reserve foods, right. तो शूट सिस्टम का जो मेन काम है वो प्लांट का प्रोडक्शन सेंटर होता है, और ये वो ऑर्गन सिस्टम होता है जो तनों को, पत्तियों को, फूलों को बढ़ने में सहायता करता है, राइट। तो देयरफॉर मतलब जो शूट सिस्टम होता है वो फूड प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी यहाँ पे खाना बनता है और यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स एक प्लांट अपने तरह के दूसरे प्लांट्स को पैदा करता है, जैसे बीज के सहायता से। तो वो सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन में आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। रूट सिस्टम का क्या काम है? तो रूट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो पकड़े रखता है, मतलब पौधे को जकड़े रखता है, राइट। उसके बाद से वो क्या करता है कि नीचे जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से वाटर और मिनरल्स को डिजॉल्व करता है, उसको एब्जॉर्ब करके विभिन्न तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाता है। और पत्तियाँ क्या करती हैं, उन मिनरल्स और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर को, जो वाटर और मिनरल्स गया रहता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से मतलब वो खाना बनाती है, राइट। और उस खाने को फिर तना क्या करता है, स्टेम क्या करता है कि प्लांट के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पहुँचाता है, राइट। और वहाँ पहुँचाने के बाद से क्या करता है कि जो बचा हुआ जो खाना होता है, मतलब जो एक्सेस खाना होता है, वो फिर जड़ तक यानी रूट तक पहुँचाता है, और रूट उस बचे हुए खाने को स्टोर करता है, रिजर्व करता है। ओके, नाउ सो टेक अ brief look of functions of shoot and root system. तो shoot system produces sugar by photosynthesis, carries out reproductions, transport, etc. What are the functions of root system? Anchors the plant, penetrates the soil and absorbs water and minerals, and stores food. And यहाँ पे शुगर का मतलब शूट सिस्टम में जो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो शुगर है, राइट, तो उसका मतलब यहाँ पे जो शुगर मैंने मार्क किया हुआ है उसका मतलब होता है ग्लूकोज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट्स। तो जो प्राइमरी रूट्स होता है उसका फंक्शन होता है एंकर करना, मतलब पौधे को मतलब जकड़े रहना। एब्जॉर्प्शन और स्टोर फूड, मतलब मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना और जो एक्सेस फूड होता है उसको स्टोर करना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, और जो सेकेंडरी रूट्स होता है उसका काम करना है कि स्टेम को डेवलप करना, तरह की विकास में मदद करना।
नाउ एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट सिस्टम। तो सबसे पहले आता है तना, जो डंठल सा मोटा सा डंठल सा भाग होता है किसी भी प्लांट का, उसे हम लोग तना कहते हैं, राइट। तो द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेम आर टू सपोर्ट द लीव्स, पत्तियों को सपोर्ट करना, सहारा देना, पौधे को खड़ा कर रखना, एंड टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, और पानी और जो आवश्यक जो मिनरल्स हैं भोजन के लिए उसको पत्तियों तक पहुंचाना। और वो पत्तियां क्या करती हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाती है, प्रकाश को अवशोषित करके सनलाइट की सहायता से। एंड टू ट्रांसपोर्ट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब उसी जो भोजन है, वही जो भोजन है जो बन गया है पत्ती के द्वारा, उसको फिर वो तना क्या करता है कि डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, और जो एक्सेस जो खाना है वो रूट्स तक पहुंच जाता है। तो द स्टेम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में मैंने बताया ही था मार्क करके। तो नोड्स क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा फूल या पत्तियों को ग्रो करता है। छोटी छोटी जो कलियाँ निकलती है एकदम बर्ड से भी एकदम छोटी होती है, और उसके बाद से वो धीरे धीरे बड़ा होकर वो पत्ती हो जाती है। तो वो चीज़ को हम लोग नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच के डिफरेंस को इंटर नोड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है द इंटर नोड डिस्टेंस वन नोड फ्रॉम अनदर। बर्ड का क्या होता है, द लीफ बर्ड और फ्लावर बर्ड जो होते हैं वो प्लांट को कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करता है। सपोज कीजिए कि बर्फ़ पड़ रहा है, तो उस नोड वो बर्ड होता है वो जो एक्सेस जो बर्फ़ होती है वो उसको पकड़ रखता है, मतलब ताकि वो पत्तियों को सड़ने गलने में गलने से बचा सके। तो देखिएगा कि कोई कोई जो मोटी मोटी जो बर्ड होती हैं उसको वो क्या करता है कि पौधे को लगने नहीं लेता है, वो अपने ऊपर ले लेता है, राइट। चाहे वो छोटे छोटे ओस की बूंदें हों, पाला जब पड़ता हो वो हो, या थोड़े छोटे छोटे जो बर्फ़ होते हैं, तो राइट। उसके बाद से पत्तियों का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना, और ट्रांसपीरेशन। ये दो काम पत्तियों का होता है। ग्यूटेशंस, उसके बाद से ग्यूटेशन का मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम जो ह्यूमन बॉडी होता है वो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो या तो टॉयलेट के द्वारा, पेशाब के द्वारा, मूत्र के द्वारा निकाल लेता है, और कुछ पसीने के माध्यम से। तो उसी तरह पौधों में भी जब एक्सेस वाटर होती हैं तो वो क्या होती है कि वो पत्तियों के एकदम जो टॉप मोस्ट होता है उस पर देख लीजिएगा एक गोल सा, मतलब गोल पानी रहता है, ठीक है। वो एक्चुअली हम लोग उसको समझते हैं कि वो ड्यू है, ओस है, लेकिन नहीं, वो ओस नहीं होता है, वो ग्यूटेशन है। यानी पौधे में जो एक्सेस वाटर है वो उन पत्तियों पे के माध्यम से, मतलब वो जो टॉप मोस्ट जहाँ पे नुकीला जो जगह होता है पत्तियों का, वहाँ पे वो इकट्ठा रहता है। ओके, और इस तरह से स्टोरेज का काम करता है, डिफेंस का काम करता है। अब आते हैं फ्लावर्स का काम। तो फ्लावर्स का क्या काम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो काम है वो फ्लावर करता है। फ्लावर्स में एक नेक्टर होता है, एक मतलब जूस होता है, एक रस होता है। तो वो रस बर्ड्स और इंसेक्ट, कुछ जो बर्ड्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं, उसको उसके माध्यम से, मतलब उसको एज ए फूड भी लेते हैं, और विच इन टर्न हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर। और उसी नेक्टर को एक पौधे से दूसरे पौधे में वो जब जाता है तो परागण की प्रक्रिया होती है। ओके, अब आते हैं, देखिए कि जो बीज होती है, जो शहद शहद का जो हम लोग छाता देखते हैं, बीहाइव, तो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। वो फ्लावर से स्वीट जूसेस को क्या करती है, कलेक्ट करती है, और उसको अपने जो घर होता है, उन लोगों का जो घर होता है जिसे हमें मधुमक्खी का छाता भी कहते हैं, उसमें जाके स्टोर कर देती है। अब ये मधुमक्खियाँ क्यों करती है स्टोर फूलों के रस को, वो तो डायरेक्ट वहाँ से फूल से भी ले सकती है ना। तो
इसलिए करते हैं बिकॉज फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फूल बहुत जल्द मुरझा जाते हैं और उसकी जो उसमें जो रस होती है वो भी नष्ट हो जाते हैं, पूरा साल तक नहीं रहते। तो इसलिए मधुमक्खियाँ उनके रस को जो सीमित मात्रा में और जो बहुत ही सीमित समय तक रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं, उसके जूस को क्या करती है, जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, उसको कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके अपने छाते में, अपने घर में स्टोर करके रखती है पूरे साल तक। और जब पौधों में नहीं रहता है उसकी मात्रा, जब फूल्स नहीं उगते हैं या जब उसके फूल के जूस नहीं अवेलेबल रहते हैं, तो अपने घर में किए हुए स्टोर से, यानी मधुमक्खियों के छाते में जो स्टोर रहता है फूलों का जूस, उससे वो लोग अपना भोजन करते हैं। ठीक है। तो और ये साल भर तक रहता है। एंड व्हेन वी फाइंड सच अ beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। और हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं मधुमक्खी के छातों को में जो जूस रहता है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और एज हनी के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये रहा मधुमक्खियों का प्रोसेस, फूलों से कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करती हैं। एंड अब आते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो व्हाट द टू मेन फंक्शंस ऑफ फ्रूट आर टू प्रिवेंट द सीड फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्पर्स द सीड। ठीक है। तो ये मेन फंक्शंस है फ्रूट्स का, कि बीज को सुरक्षित रखना और सीड का डिस्पर्सन करना। अब आते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं। लाइक हम लोग जानते हैं ना कि एनिमल्स जैसे बफेलो या काऊ हुए, वो ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन, ये सब खाते हैं, घास खाते हैं। वो ऑयल केक जिसको बोलते हैं, भोजपुरी में उसको खरी खरी या ऐसा कुछ बोला जाता है। और हे, भूसा, पुआल, यही सब अनाज दाना ये सब खाते हैं। और कुछ कैट होते हैं, वो आप लोग जानते हैं कि रैट्स, मांस, मछली का जो पार्ट होता है, वो सब सारी चीज़ें, साथ में दूध भी खाती हैं। लायन सिर्फ मीट खाता है। मेरे कहने का मतलब पूरा मूल भाव ये है कि सबका फूड हैबिट अलग अलग होता है और इसी फूड हैबिट के चलते हम लोग एनिमल्स बीइंग को, लिविंग बीइंग्स को हम लोग डिफरेंट 3 टाइप्स में बांटते हैं। एक हर्बीवोरस जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, जो पत्ते, प्लांट्स, यही सब खाते हैं। ठीक है। कार्निवोरस जो एनिमल प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, मांस वगैरह। ओमनीवोरस मतलब जो दोनों खाते हैं। राइट। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे, फाइबर टू फैब्रिक। सो फाइबर टू फैब्रिक कहने का मतलब कि फाइबर का मतलब क्या होता है। फाइबर का मतलब होता है कि a type of cloth or soft material that is used making clothes, curtains, etc. राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर। देयर इज वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर। ठीक है। इन्हीं चीज़ों से, कॉटन से बनता है, सिल्क से बनता है, वूल से, पॉलिस्टर से मिलकर हमारा कपड़ा बना रहता है, कोई भी कपड़ा जो पहनते हैं या यूज करते हैं। तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns which in turn are made from फाइबर। तो फाइबर्स जो होते हैं वो या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। जैसे कॉटन हुआ, वूल हुआ, सिल्क हुआ, जूट हुआ, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। और बाकी जो नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ये पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स या अदर केमिकल से बने होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है। तो आपको पता ही है, कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। सपोज कीजिए कि आप, हिंदुओं में बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जनेऊ धारण करते हैं। ठीक है। तो वो जनेऊ बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो रुआ आया, राइट। तो रुआ में देखिएगा बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग, मतलब पतली 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 एकदम रेशे रहते हैं। ठीक है। तो उसको पंडित जी या जो भी होते हैं उसको मसल के या स्पाइनिंग करके उसको धागा बनाते हैं। ठीक है। उस एक लंबा प्रोसेस होता है रुआ जोड़ जोड़ के।
तो वो जो छोटा छोटा जो रुआ होता है उसमें से बहुत सारी छोटी 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 जो चीज़ें निकली रहती हैं, उन्हें वो टोटल होल पार्ट फाइबर्स कहलाता है। अब उसको हम लोग क्या किए, एकदम रेशा के रूप में, डोरी के रूप में बनाए, ठीक है, पतला पतला डोरी के रूप में बना, तो वो यार्न हुआ। और वही यार्न जब बहुत सारे डोरी मिलके, मान ली एक डोरी, दो डोरी, तीन डोरी, ऐसे करके मिलके जब एक पूरा कपड़ा बनता है, ठीक है, तो उसको फैब्रिक या कुछ भी बोले। तब अब आते हैं, तो इस तरह से यार्न से फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो फैब्रिक बनाने की क्या प्रोसेस है, वेविंग हुआ, नीटिंग हुआ, जैसे स्वेटर बुनाई होता है, जैसे बहुत सारे ऊन आता है, उससे माँ घर में माँ बहन लोग क्या करती है कि स्वेटर बुनती है। अब आते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से, अब इसमें से क्वेश्चन कहाँ क्या पूछेगा, जैसे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है, ऐसे बीपीएससी एग्जामिनेशन या कोई भी पीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है, कहाँ इसके उत्पादन होते हैं, कौन सा स्टेट सबसे पहले पोजीशन पे है, जूट की कहाँ खेती होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पे आ जाते हैं, ये फोर्थ चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर हम लोग लंबा है, वो बाद में करेंगे। तो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है when the heavier component in a mixture settles after water is added it to the process is called sedimentation, and when the water along with the dust is removed the process is called decantation। सपोज कीजिए कि जो पानी होता है, पानी में बालू रहता है, राइट, तो अब उसको बालू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पानी और बालू जो मिक्स रहता है वो बाल्टी में रख दिए, कुछ देर बाद वो जो बालू होता है, जो हेवी पार्ट होता है, वो नीचे जाके पेंदी में लग जाता है। तो इस तरह से हम पानी को निकाल देते हैं, तो और इसको क्या बोलते हैं, बालू को और पानी को अलग कर देते हैं, राइट। तो पानी और बालू का जो अलग करने की जो प्रक्रिया हुई उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। इसी तरह ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर भी हम लोग ऑयल और वाटर को अलग करते हैं। मान लीजिए कि पानी हेवी है तो वो तो रहा, और ऑयल बहुत हल्का होता है तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो हम लोग ऑयल को जब निकालते हैं तो उसको डिकेंटेशन कहते हैं, राइट। फिल्ट्रेशन मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग के घर में चाय बनता होगा, तो चाय बनता होगा तो क्या होता है कि चाय बनने के बाद से एक छन्नी होती है, स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर से आप चाय उसमें डालते हो तो चाय की पत्तियां बाहर निकल जाती हैं, राइट। और जो प्योर चाय होता है, मतलब ठीक है, बना रहता है, पत्तियां निकाल देते हो, तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन मतलब वह प्रोसेस, जैसे चाय गर्म आ रही है आपके पास, ठीक है, तो चाय गर्म आ रही है तो उसमें क्या हुआ कि वेफर निकलता है, धुएं के रूप में निकलता है, एक्चुअली वो वाष्प होता है, और उस वाष्प में वाटर होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं। अब वही गर्म जब किया जाता है वाटर को, तो वो वाष्प के रूप में, वो जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। वाटर वेपर वाष्प में बदल जाता है, जब वाटर वेपर में बदल जाता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं, वो ऊपर उठने लगता है। अब आप वो उस पर हाथ रखिए या प्लेट रखिए कुछ देर तक, तो देखिएगा कि आपके हाथ पे वो पानी जम जाएगा। तो देखिए गर्म पानी या गर्म चाय जो है, वहाँ से पानी वेपर बन रहा है, आप उसको हाथ रखे या प्लेट रखे तो वो पानी वहाँ पे जम गया आपके हाथ या प्लेट पे, तो वेपर से फिर पानी में जो कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, करेक्ट। अब आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मान लीजिए कि एक कप पानी या चाय है, उसमें आप चीनी मिलाते जा रहे हैं, चीनी मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो एक ऐसे ही मिलाते मिलाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब वो जो वाटर है या जो चाय है वो चीनी को डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। अब चीनी उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है, घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि चीनी की मात्रा, जो पानी की जो मात्रा है, जो घुलने की उसकी जो क्षमता है उससे अधिक हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अब दूसरे सॉल्यूशन में नहीं घुल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।